राजकिलम नामक एक खेल का आविष्कार करके अपने को जन्मजात नेता सिद्ध करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य उस खेल में स्वयं राजा बनता और अपने साथियों को अनुचर बनाता। एक समय जब वह खेल खेल रहा था तभी उधर से गुजरे हुए चाणक्य की दृष्टि उस पर पड़ गई और उसे वह अपने साथ ले गई। देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, ये कहाँ से आया था और किस तरह इसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में भारत में एक महान साम्राज्य का निर्माण हुआ। नंद वंश के शासकों ने बिंबिसार तथा अजातशत्रु के स्वप्न को पूरा करने में कुछ अंशों तक ही सफलता प्राप्त की थी और मगध साम्राज्य अभी तक अखिल भारतीय स्तर तक नहीं पहुंच सका था। अखिल भारतीय स्तर अर्थात कि पूरा एक छत्र साम्राज्य। इस कार्य को मौर्य वंशी शासकों ने पूरा किया और भारत में एक ऐसे विशाल और बड़े वृहद साम्राज्य का निर्माण किया जिसकी क्षमता न तो उससे पहले और न बाद में कभी कोई भारतीय शासक कर सका। इसलिए भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का अपना एक विशिष्ट महत्व और स्थान है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मौर्य और उसका अगर हम वंश देखें तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। साहित्य में चंद्रगुप्त के अपभ्रंश नाम मिलते हैं जिन्हें हम देखें। यूनानी साहित्यकार हैं, उन्होंने जस्टिन ने चंद्र का नाम, चंद्रगुप्त का नाम सेंट रिकॉर्ड्स। फारसी साहित्य में फिरदौसी ने कंद्र अर्थात चंद्र व संस्कृत साहित्य में विशाखा दत्त ने चंद्रश्री अर्थात चंद्रश्री दिया है। चंद्रगुप्त के ये अपभ्रंश नाम इतिहास निर्माण में सहायक रहे हैं। चंद्रगुप्त भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हुए भारत में एक राजनीतिक सूत्र फैलाया था और भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा था। मौर्य के वंश परिचय पर प्राप्त साक्ष्य अत्यल्प और अस्पष्ट हैं, परस्पर विरोधी भी है, अर्थात बहुत ही कम जानकारी मिलती है जिससे मौर्यों के विषय में या उनके वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अतः जो विद्वान थे, विद्वानों द्वारा प्रतिपादित कुछ मत भी हुए जिन्होंने अलग अलग बातें कही और वह एक दूसरे के विरोधी भी रही हैं। जिनमें हम यदि बात करें तो एक स्पूनर विद्वान थे, उन्होंने कहा भारत व फारस की कतिपय समकालिक प्रथाओं आदि में साम्यता देखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को फारसी सिद्ध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है, पर यह मत युक्तिसंगत न होने के कारण विद्वानों द्वारा इसे असंगत ठहरा दिया गया। ब्राह्मण साहित्य के आधार पर मौर्यों को शूद्र माना गया है। पुराण ब्राह्मण साहित्य में सबसे पुराने हैं। पुराणों का कथन है कि शिशुनाग के बाद राजा शूद्र होंगे। पुराण के इस कथन का संबंध एकमात्र नंदों से मालूम होता है, जिन्हें पुराणकार या शूद्रार्बोध्व भी कहते हैं। इसका संबंध नंद के साथ ही मौर्यों से मानना उचित नहीं है। पुराण में ही आगे कहा गया है कि अधार्मिक अर्थात नंद राजाओं के इस वंश को एक द्विज कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण समूल नष्ट कर देगा और वही कौटिल्य चंद्रगुप्त को राज्य के सार्वभौमिक शासक के रूप में गद्दी पर बिठाएगा। अतः स्पष्ट है कि पुराणों में मौर्यों को नंदों के समान शूद्र जातीय नहीं बताया गया है। उल्लेखनीय है कि हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में विष्णु पुराण के टीकाकार रत्नगर्भ ने अपनी कल्पना से नंद की एक रखेल पत्नी का नाम, जिसे मूरा कहते हैं, यह बताया है। चंद्रगुप्त को मूरा का पुत्र माना है। उसके अनुसार माँ का नाम मूरा होने से पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। टीकाकार का यह विचार कल्पनाजन्य होते हुए भी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से मूरा से मौर्य बनेगा, मौर्य नहीं। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि टीकाकार व्याकरण के नियमों का पालन करने की अपेक्षा चंद्रगुप्त की एक माँ ढूंढने के लिए अधिक इच्छुक है। 8वीं शताब्दी ईसा के नाटककार विशाखा दत्त ने अपने नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त का उल्लेख किया है। उसमें नाटककार ने नंदों को शूद्र वर्णीय न मानकर प्राथकी कुलजा तथा उच्चर मिजनम माना है और चंद्रगुप्त को नंद के शूद्र रखेल से उत्पन्न पुत्र माना है। यहाँ पर नंद को प्रथित कुलजा मानना पुराण या पौराणिक साक्ष्य के विपरीत है और उसके अवैध पुत्र को अप्रथित कुल की संज्ञा देना कल्पनाजन्य ही प्रतीत होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नाटक में चंद्रगुप्त को नंद पुत्र कहकर मौर्य पुत्र कहा गया है। कालांतर में मुद्रा राक्षस के टीकाकार ढूंढीराज ने लिखा है कि सर्वार्थ सिद्धि नामक क्षत्रिय राजा के दो पत्नियां थीं, सुनंदा व मूरा।
इनमें सुनंदा क्षत्राणी थी और मूरा शूद्रा। सुनंदा से उत्पन्न 9 पुत्र नवनंद कहलाए और मूरा से उत्पन्न एक मौर्य कहलाया। चंद्रगुप्त इसी मौर्य की संतान था, पर डुंडीराज की टीका कल्पनाजन्य होने से अविश्वसनीय प्रतीत होती है। 11वीं सदी में रचित सोमदेव की कथा सरित सागर व क्षेमेंद्र के बृहत कथा मंजरी में भी चंद्रगुप्त को नंदवंशी बताया गया है, परंतु दंत कथाओं पर आधारित एवं एक पक्षी होने के कारण इन्हें सत्य नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अंततः यह मत उपयुक्त प्रतीत होता है कि मौर्य संवंत क्षत्रिय वर्ण के थे, शूद्र वर्णीय नंदों का विरोधी और ब्राह्मण व्यवस्था के पोषक चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त को कहीं शूद्र नहीं कहा है। इस प्रकार मूल ब्राह्मण साहित्य पुराण भी चंद्रगुप्त को शूद्र नहीं मानते, अतः समस्त बौद्ध साक्ष्यों का यह कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंशी था सही मालूम होता है। महाबोधि वंश का कथन है कि चंद्रगुप्त का जन्म क्षत्रियों के मौर्य वंश में हुआ था। दीर्घ निकाय में पिप्पली वन निवासी मौर्य वंशी क्षत्रिय का उल्लेख मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र से भी मौर्य अर्थात मौर्य का क्षत्रिय होना सिद्ध होता है। महावंश टीका में चंद्रगुप्त मौर्य नगर के राजवंश से संबंधित बताया गया है। महावंश में लिखा है कि ब्राह्मण चाणक्य ने धनानंद का विनाश कर चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। बौद्ध साहित्य के समान ही जैन साहित्य भी मौर्य को शूद्र नहीं बतलाते हैं। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन तथा आवश्यक सूत्र की हरि भद्रीय टीका से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मयूर या पोषकों के सरदार का नाती था। अन्य जैन ग्रंथ रामचंद्र मुमुक्ष रचित पुष्याश्रम कथाकोश में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है। जैन कल्पसूत्र में मौर्य को कश्यप गोत्रीय बताया गया है। इस प्रकार परवर्ती ब्राह्मण साहित्य के अतिरिक्त सभी साक्ष्य मौर्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में क्षत्रिय बताते हैं। उल्लेखनीय है कि पर्वतीय ब्राह्मण साहित्य के इस विरोध का कारण मौर्यों का बौद्ध या जैन धर्मावलंबी होना तथा यूनानियों से विवाह संबंध स्थापित करना प्रतीत होता है। इसलिए ब्राह्मण व्यवस्थाकार मौर्यों से क्षुब्ध थे अर्थात नाराज थे, अतः उन्होंने किसी भी प्रकार मौर्यों को शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया, जबकि पुरातन ब्राह्मण साहित्य तथा बौद्ध व जैन ग्रंथ हमें मौर्यों की व्यवस्थापिका से अवगत कराते हैं। इसके साथ ही मध्यकालीन अभिलेख मौर्य को सूर्यवंशी बतलाते हैं, इसलिए मौर्य क्षत्रिय वंशीय या वर्णीय मालूम होते हैं, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो चंद्रगुप्त का जन्म संभवतः ईसा पूर्व 355 या 50 में हुआ था। चंद्रगुप्त जन्मजात प्रतिभा संपन्न था। मुद्रा राक्षस के टीकाकार दुंडीराज से ज्ञात होता है कि सिंहल द्वीप के राजा ने लोहे के पिंजड़े में एक मोम का शेर बंद करके नंद दरबार में भेजा और कहलाया कि जो व्यक्ति पिंजड़े को तोड़े बिना शेर को बाहर निकाल देगा वह सर्वबुद्धिमान समझा जाएगा। नंद दरबार में कोई भी राजकुमार शेर को बाहर न निकाल सका। उस समय चंद्रगुप्त ने लोहे की गर्म शलाका पिंजड़े में डालकर मोम के शेर को गलाकर बाहर निकाल दिया। चंद्रगुप्त की इस बाल्य बुद्धि से लोग आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी ही अन्य कथाओं से चंद्रगुप्त की जन्मजात प्रतिभा पर प्रकाश पड़ता है। सिंहल द्वीप वर्तमान में जो श्रीलंका है उसे ही हम सिंहल द्वीप कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका व अन्य बौद्ध ग्रंथों से चंद्रगुप्त के बाल्य जीवन पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। इनसे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का पिता मौर्य नगर का राजा था। मौर्य नगर पर हुए एक आक्रमण में वह राजा मारा गया। इस समय चंद्रगुप्त अपनी मां के गर्भ में था। उसकी गर्भवती मां अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने भाइयों के पास, जिसे पुष्पपुर, हम वर्तमान में पाटलिपुत्र को उसे पुष्पपुर कहा जाता था, वर्तमान में इसे हम पटना कहते हैं, वहाँ आकर रहने लगी। यहीं पर चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। इसके मामा ने सुरक्षा के विचार से नवजात शिशु को गौशाला में छोड़ दिया, जहाँ चंद्र नामक एक बेल ने उसकी रक्षा की। इसीलिए वह बालक चंद्र अर्थात बेल के द्वारा रक्षित गुप्त होने से चंद्रगुप्त नाम से जाना जाने लगा। बालक चंद्रगुप्त कुछ समय तक गौशाला के गोपालक के पास रहा। गोपालक ने उसे एक गडरिये को बेच दिया। गडरिये ने चंद्रगुप्त का लालन पालन किया और वह पुत्रवत उसे रखता था। कुछ समय बाद उस गडरिये ने बालक चंद्रगुप्त को शिकारी के हाथों बेच दिया। अब चंद्रगुप्त शिकारी के साथ उसके गांव में रहने लगा।
इसी गांव में रहते हुए बालक चंद्रगुप्त ने राजकीलम नामक एक खेल का आविष्कार करके स्वयं को जन्मजात नेता सिद्ध कर दिया। इस खेल में बालक चंद्रगुप्त स्वयं राजा बनता और अपने साथियों को अनुचर बनाता था। एक समय जब वह खेल खेल रहा था, तभी उधर से गुजरते हुए चाणक्य की दृष्टि उस पर पड़ गई। चाणक्य अपनी दिव्य दृष्टि से बालक चंद्रगुप्त में राजत्व की प्रतिभा देखकर बड़ा खुश हुआ। अतः उसने बालक पिता शिकारी को 1000 कार्षपर्ण देकर बालक चंद्रगुप्त को खरीद लिया। कार्षपर्ण उस समय की मुद्रा थी, अर्थात रुपए थे। इसी समय से चंद्रगुप्त चाणक्य के साथ रहने लगा, जिसने उसकी प्रतिभा को निखार कर एक राजा बना दिया। चाणक्य कौन था और चाणक्य किस प्रकार से भारत में प्रसिद्ध हुआ और क्या उसके काम थे और उसने किस ग्रंथ की रचना की थी, ये भी देखेंगे। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य था। विसंत पकासिनी के अनुसार चाणक्य तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण का पुत्र था। वह सभी विद्याओं में पारंगत तथा प्रख्यात नीतिज्ञ था। कालांतर में वह पुष्पपुर पाटलिपुत्र अर्थात पटना आया। यहाँ पर चाणक्य नंद की भक्तिशाला में अपमानित होने पर उसके विनाश में लग गया। जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि चाणक्य का पुराना पैतृक स्थान पाटलिपुत्र ही था और उसके पिता का नाम कपिल था। यहाँ पर वह गोल विषय के अंतर्गत चणय नामक ग्राम में पैदा हुआ था, अतः वह चाणक्य कहलाया। कपिल जैन था। चाणक्य के जन्म पर जब कपिल ने नवजात शिशु की विकसित दंत पंक्ति देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जैन श्रमणों ने उसे बताया कि उसके ये दांत राजत्व के बोधक है। कपिल यह सुनकर दुखी हुआ और शिशु चाणक्य के दांत तोड़वा दिए। ऐसी स्थिति में जैन श्रमणों ने भविष्यवाणी की कि चाणक्य अब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राज्य करेगा। बृहद कथा में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है। चाणक्य निर्धन था पर स्वाभिमानी था। वह जब पाटलिपुत्र में नंदों की दानशाला में गया तो वहाँ अग्रासन पर जा बैठा। नंद चाणक्य से रुष्ट हो गया और उसे शिखा पकड़वाकर अग्रासन से उतरवा दिया। चाणक्य बड़ा क्रोधित हुआ और नंदों के विनाश की प्रतिज्ञा कर वहाँ से चला गया। अब चाणक्य ऐसी व्यक्ति की खोज करने लगा जिसे राजा बनाकर नंदों का नाश कर सके। बौद्ध साक्ष्यानुसार चाणक्य जब ऐसे प्रतिभाशाली राजकुमार की खोज में था, तभी उसकी दृष्टि बालक चंद्रगुप्त पर पड़ गई थी। चंद्रगुप्त की प्रतिभा को देखकर चाणक्य ने उसे खरीद लिया। चंद्रगुप्त को उचित शिक्षा दिलाने के लिए चाणक्य ने उसे तक्षशिला ले आया। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में चाणक्य के सहयोग से सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त की। चाणक्य व चंद्रगुप्त का मिलन भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना थी। आगे हम देखेंगे चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था उसने किस तरह से चाणक्य की सहायता से कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई युद्ध लड़े और किस तरह से वह अखिल भारतीय साम्राज्य का एकमात्र शासक बना। धन्यवाद।